गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला लेक्चर बीएससी के विद्यार्थियों के लिए है जो कि इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए है। जंतु विज्ञान विषय में उन्होंने प्रवेश लिया है जूलॉजी डिपार्टमेंट में, और सिलेबस में जो आज हम इस लेक्चर में आपके लिए कवर करेंगे वो है जेनेटिक्स का पोर्शन, राइट, जिसमें आप मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनेशन की यूनिट में ढेर सारे सेगमेंट जो हमारे हैं सबके बारे में एक एक लेक्चर में हम कवर करेंगे। उद्देश्य है कि आपका कोर्स ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कराया जाए। दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल टू ऑल दी स्टूडेंट्स who have taken admission in BSc first semester in all the universities of UP as well as other states, right? And this lecture is as per the curriculum of New Education Policy 2020, नई शिक्षा नीति 2020 के कोर्स के हिसाब से जो करिकुलम डिजाइन किया गया है उसी को हमें इसमें कवर करना है, ठीक है। तो आज हम अपने इस लेक्चर में, जो कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पहला लेक्चर है जेनेटिक्स का, इसमें हम कवर करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी जेनेटिक्स का पोर्शन कवर करने जा रहे हैं। एंड आई एम फ्रॉम KSS PG कॉलेज अयोध्या, that is affiliated to Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya. This lecture is not for our students but other students also. So let's start. हम सबसे पहले अपने इस सेगमेंट को आज के इस लेक्चर में कवर करने चल रहे हैं। जेनेटिक्स का ये पोर्शन है, काफी इंटरेस्टिंग होगा। इंटरमीडिएट में आपने 2 चैप्टर इसके संबंध में स्टडी कर लिया होगा, जिसमें से पहला चैप्टर एनसीईआरटी का था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और दूसरा चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2 चैप्टर आपने इंटरमीडिएट की क्लास में पढ़ा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी इसके बारे में होगा। जेनेटिक्स के बारे में कुछ तो बेसिक नॉलेज आपको होगा। तो आप ग्रेजुएशन में जब आ रहे हैं तो निश्चित रूप से चैप्टर तो वही हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको एलेबरेट किया गया है, इनको थोड़ा डिटेल में रखा गया है आपके कोर्स में। आप इंटरमीडिएट में केवल मेंडलिज्म तक ही सीमित थे और यहाँ पर उसका डिटेल पढ़ेंगे। मेंडल के बाद की कहानी पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इंटर में जरूर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर उसका डिटेल पढ़ेंगे। समझेंगे कि जीन, एलील और हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, जीन का क्रोमोसोम से क्या रिलेशनशिप है, इसकी डिटेल आइडिया। आपने अभी तक इंटरमीडिएट में रह करके हो सकता है कि नीट और मेडिकल की प्रिपरेशन आपने किया हो, तो आपको आपकी आदत पड़ी हुई होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कुछ सिलेक्टिव पढ़ने की। लेकिन जब बीएससी में आप आते हैं तो केवल परीक्षा को अच्छे नंबर से पास ही नहीं करना है, बल्कि आपको सब्जेक्ट का थॉरो नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हमको सिलेक्टिव नहीं पढ़ना है, हमको डिटेल पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। क्योंकि रट्टा मारने पर आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन ये आपके किसी काम का नहीं होगा। ऐसी पढ़ाई कैसी जो आपका ज्ञान न बढ़ाए। तो अच्छी लर्निंग तो वो होती है कि जब हम ज्ञान को प्राप्त करके अपने व्यवहार में बदलाव कर लेते हैं। मतलब कि ये है कि सपोज दैट यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट द जेनेटिक्स, जीन, क्रोमोसोम, तो जब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यहाँ से जाएंगे आप हमारी क्लास से, तो आपको ये आइडिया हो जाएगी कि आपके शरीर के लक्षणों का निर्धारक कौन होता है, कैसे आप मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं, कैसे बंदर बंदर की तरह दिखाई देता है, चिड़िया चिड़िया की तरह कैसे दिखाई देती है, वो भी चिड़िया में विभिन्न प्रकार की वैरायटीज हैं, कैसे पौधों में अलग अलग प्रकार के कलर के फ्लावर्स लगते हैं, कैसे अलग अलग प्लांट्स में जो फ्रूट्स लगते हैं उनका टेस्ट अलग अलग होता है, उनके केमिकल इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं, किसी का बाल कर्ली है, किसी का स्ट्रेट है, किसी की आंखें नीली हैं, किसी की भूरी हैं, किसी के पक्षी के पंख हरे हैं और कोई स्पॉटेड है। तो ये जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर में, इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है, कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की संतान उसी के जैसी पैदा होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य की संतान बंदर जैसी पैदा होगी।
काकरोच की संतान बिल्ली नहीं हो जाएगी, होगा काकरोच ही। तो जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन की पावर होती है, रिप्रोडक्शन की इच्छा शक्ति होती है, और मात्र इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी रेस को कंटिन्यू कर सके जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अनलिमिटेड डिजायर टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स that continue their generation, that continue their races, generation after generation। किसी भी जीव की संतानें उसका नाम रोशन करें, उसके ना रहने पर इस संसार में उसकी आगे की जनरेशंस के लिए फाउंडर बने, ये डिजायर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इस काम के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट रिप्रोडक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म इज नॉट द इसेंशियल प्रॉपर्टी। किसी भी जीव की रिप्रोडक्शन करने की जो ये प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट इसेंशियल। रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी इसेंशियल नहीं होती, परंतु जब कभी भी रिप्रोडक्शन होता है तो ये प्रॉपर्टी केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। मतलब कि प्रजनन की क्रिया केवल जीवों में होती है, इस पेन में नहीं होगी, किसी मोटर कार में नहीं होगी कि आप एजेंसी से गाड़ी खरीद करके ले आए और सवेरे सोकर उठे और देखे तो 2 गाड़ी हो गई। कोई भी कार रिप्रोडक्शन करके दूसरी कार नहीं पैदा करती, लेकिन जीवों में ये प्रॉपर्टी होती है। अर्ली एज उनकी जुवेनाइल होती है, लेकिन जब वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तो वो रिप्रोड्यूस करके अपनी संतान पैदा करते हैं, और जब उनकी सेक्सुअल लाइफ एक्सपायर कर जाती है तो उनमें रिप्रोडक्शन बंद हो जाता है। ये सारी चीजें आपने कक्षा 12 में पढ़ी है। आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। इसका मतलब ये हो गया कि दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन इनहेरिटेंस। उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जेनेटिक्स में। मतलब ये हो गया कि जो रिप्रोड्यूस करेंगे जेनेटिक्स में कंट्रीब्यूशन उन्हीं का होगा। और आपको पता है कि रिप्रोडक्शन की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं? जीवों में रिप्रोडक्शन की 3 विधियां होती हैं, और जीवों में दोनों शामिल हैं, पौधे और जंतु दोनों शामिल हैं। इवन इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, लोअर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर फंजाई। मतलब कि अगर वो जीवित है तो उसे रिप्रोडक्शन करना चाहिए, परंतु ये इसेंशियल नहीं है। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पर, उनके जेनेटिक फीचर पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। यू नो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स ओनली। पौधों में केवल होता है। आपने गुलाब की टहनी को जमीन में लगाया होगा, उसकी कलम काट करके लगाया होगा, तो उसमें लगने वाला जो फ्लावर है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट का होगा। इसलिए होगा क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की विधि से जब कभी भी संतानें पैदा होती हैं तो वो अपने पेरेंट्स की क्लोन होती हैं। उनमें किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है। उसका कारण ये होता है कि उनमें गैमीट का फॉर्मेशन या तो होता नहीं है, और अगर गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है तो ऐसी कंडीशन में वो केवल बिना फर्टिलाइजेशन के आगे डेवलप करती है। जैसे मधुमक्खी में आपने देखा होगा कि जो ड्रोन होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिनमें कुछ खास प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, या फिर गैमीट से होता है, लेकिन गैमीट बने और फर्टिलाइजेशन ना हो। अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया कि हाउस फ्लाई का जो ड्रोन होता है, जिसको आप किंग कहते हैं, उसका डेवलपमेंट अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। ओके। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले, जैसे कि प्लांट्स की अभी हम बात कर रहे थे कि प्लांट की कोई टहनी काट करके आप जमीन में लगा दीजिए, उसमें नए कल्ले निकल आते हैं, उनमें से फ्लावर्स बनते हैं और फिर आगे अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो प्रोपगेशन होता है पौधों में, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किसी भी प्रकार के गैमीट के फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अब आइए और बात करते हैं कि जो तीसरी विधि है, सभी प्लांट्स में 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल में वेजिटेटिव टर्म यूज नहीं किया जाता है। लोअर एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कुछ खास प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे स्पॉन्जेज में आपने पढ़ा है। स्पॉन्जेज में जिम्यूल फॉर्मेशन होता है, बडिंग के द्वारा ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, बाइनरी फिजन होता है, यूनिसेलुलर, प्रोटोजोन्स की हम बात कर लें। लेकिन जब हम हायर एनिमल्स में आते हैं तो वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को महत्व नहीं दिया जाता, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी नहीं है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेशन रीजनरेशन की विधि से प्लैटीहेल्मिन्थ तक ही सीमित है, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का निर्माण कर लेता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऑर्गेन का रीजनरेशन हो सकता है, जैसे कि लेजर्ड्स में होता है, उनकी पूंछ कट जाती है, उसमें तो क्या हो जाता है, उनकी नई पूंछ निकल आती है। इस प्रकार से ऑर्गेन्स का रीजनरेशन तो होता है, परंतु पूरी बॉडी रीजनरेट नहीं करती। लेकिन जब हम हायर एनिमल्स में आते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अतिरिक्त और कोई विधि होती ही नहीं है। जैसे अपने बारे में बात कर लें हम लोग मनुष्य लोग, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ध्यान ये रहे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन करते हैं। आपने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, यहीं से हम स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, राइट। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा लेक्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी जेनेटिक्स की क्लास मैं ले रहा हूं आपको। आप सोच रहे होंगे कि हम रिप्रोडक्शन की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल में रिप्रोडक्शन से ही जेनेटिक्स का इतिहास शुरू होता है। आपको मालूम है कि जेनेटिक्स डील करता है, जेनेटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। दो टर्म यहां पर होते हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। और इनहेरिटेंस की बात अगर हम करें तो हम ये कहते हैं कि इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है, एक प्रकार की क्रियाविधि है, जिसमें कि पेरेंट्स अपनी संतानों को अपने लक्षण को ट्रांसफर करते हैं, अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच पेरेंट्स ट्रांसफर देयर कैरेक्टर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। एंड हाउ दे ट्रांसफर दिस कैरेक्टर, तो आपको पता है कि जितने भी पेरेंट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपनी संतान को एक सेल डोनेट करते हैं। ध्यान दीजिए, वो अपनी संतान को एक सेल डोनेट करते हैं, एंड दैट सेल इज प्रोड्यूस्ड इन देयर गोनेट्स, उनके जनन अंगों में पैदा होता है, और मियोसिस विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पैदा होता है। और आपको मालूम है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक स्टेप होता है प्रोफेज फर्स्ट, जहां पर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। आपने इंटरमीडिएट में यह भी पढ़ा होगा, जिसको आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अर्थात जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन का मतलब कि जीन में नए बदलाव आते हैं जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन को सबसे पहले करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इनिशियल स्टेज होती है वो होता है गैमीट फॉर्मेशन, एंड यू कैन डिफाइन दैट द गैमीट इज द हैप्लॉइड सेक्स सेल दैट इज कंट्रीब्यूटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम वन पेरेंट, किसी एक पेरेंट के द्वारा। अब थोड़ा सा हम आते हैं इस पर, अपने यहाँ पर आपको नोट भी करना होगा, और जो पॉइंट्स यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं इनको आप नोट्स के तौर पर रखेंगे। इतना ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही स्ट्रेटेजिक नोट आपका तैयार होगा अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, और हम बोर्ड पर जो लिख रहे हैं उसको आप काउंट करेंगे, तो लिखते जाएंगे, तो आपका एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा जेनेटिक्स का, राइट। तो ये आज हम बेसिक्स पर बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के, तो लेट्स स्टार्ट हियर। ये जेनेटिक्स क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स? अगर हम इसकी बात करें, जेनेटिक्स तो कह रहे हैं कि द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स, पेरेंटल characters to the offsprings is called as inheritance। जी हां, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, और जिसको हिंदी में हम वंशागति कहते हैं। इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज वंशागति। ये है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हिंदी में कहते हैं वंशागति, अर्थात माता पिता के लक्षण, पेरेंट्स के कैरेक्टर संतान में शिफ्ट हो रहे हैं। पेरेंट्स के शरीर से एक यहां पर सेल जाती है। अगर ये मेल पेरेंट है तो ये स्पर्म को डोनेट करेगा। ये कौन है? ये मेल पेरेंट है। आपको मालूम है कि मेल पेरेंट को हम क्या नाम देते हैं? मेल पेरेंट इज कॉल्ड एज फादर। तो फादर अपने शरीर की एक सेल डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है?
उसकी अपनी संतान को डोनेट करता है। प्रक्रिया क्या होती है? गैमीट फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट, राइट। और यह गैमीट हैप्लॉयड होता है, अर्थात पेरेंट के शरीर के सारे कैरेक्टर्स के जो जीन होते हैं वो कुल मिला के, अगर ये मानव है, मनुष्य है, तो 23 क्रोमोसोम पर बैठे हुए होते हैं। ये 23 क्रोमोसोम एक सेट कहलाता है, जिसको हम जीनोम कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये मेल गैमीट है, इसमें कुल मिला के 23 क्रोमोसोम जा रहे हैं, और इस नंबर को आप n कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेल गैमीट। हम इसे मेल गैमीट कहते हैं। और इसी तरीके से दूसरा पेरेंट होता है, जिसको हम फीमेल पेरेंट कहते हैं। ये होता है फीमेल पेरेंट, इसने भी एक सेल दे दिया है, और ये जो सेल देता है हम इसको एग कहते हैं। इसमें भी वही 23 क्रोमोसोम है, एंड दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट, ठीक है, या इसी को एग कहा जाता है। और यहां पर मेल गैमीट को हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड एज स्पर्म। ध्यान से देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स यानी कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट मिल करके गैमीट का निर्माण करते हैं। हाउ कैन द गैमीट बी डिफाइंड? गैमीट हमारे शरीर की एक कोशिका है जो हमारे जनन अंगों में बनती है, गोनेट्स में, जर्म सेल्स जहां पर होती है, और उनमें मियोसिस डिवीजन होता है। बिकॉज हमारी बॉडी कैसी है? हमारी बॉडी डाइप्लॉइड है। वी हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की जितनी जिंदा कोशिकाएं, इन सभी में, डेड में भी होती है, लेकिन डेड की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लेटर और सूनर उनको हमारी बॉडी से रिप्लेस होना है। हमारे शरीर का निर्माण लिविंग सेल्स से हुआ है। बस केवल शरीर का जो बाहरी आवरण होता है, आउटर मोस्ट लेयर, इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। एनीहाउ, एवरी सेल इन योर बॉडी has 2 set of chromosomes, and that number is equals to 46 chromosome, that is 2n or diploid number। जब हम अपनी संतान को अपने शरीर के सारे लक्षणों को एक सेल के माध्यम से देते हैं, तो इस सेल में हमारे सारे कैरेक्टर को बियर करने वाले जीन्स कुल मिलाकर 23 क्रोमोसोम पर बैठे होते हैं। और ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, ये कहलाते हैं स्पर्मेटोजोआ, जो चल देते हैं बॉडी से निकलकर। गैमीट फॉर्मेशन, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली स्टेज गैमीटोजेनेसिस होती है। गैमीटोजेनेसिस का मतलब गैमीट का निर्माण। हिंदी में गैमीट को युग्मक कहा जाता है, आप कह सकते हैं युग्मकों का निर्माण, राइट। अब ये जो मेल गैमीट्स होते हैं फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं। अब आपको मालूम है कि मेल गैमीट में तो पावर ऑफ मूवमेंट होता है, तो ये स्विमिंग करके पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी कॉपुलेशन जरूरी होता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में मेल गैमीट को फीमेल तक पहुंचाने के लिए बॉडी का कांटेक्ट होता है, सेक्सुअल रिलेशन होता है, जिसको हम कॉपुलेशन कहते हैं, मैथुन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गेन पेनिस, ये स्पर्म को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में डाल देता है। अब ये जो मेल गैमीट है तो ट्रांसफर हो गया, और फीमेल गैमीट में ऑर्गेन और लोकोमोशन होता नहीं है, इसलिए स्पर्म को ही चलकर अंडे तक जाना है। इसको कहते हैं गैमेटिक ट्रांसफर। तो पहला स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो गया, गैमीट का निर्माण करो, जिसको हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब अगर मेल गैमीट है तो मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, और स्पर्म के बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसी प्रकार से फीमेल गैमीट होता है, उसको एग कहते हैं, एग या ओवा कहते हैं। तो ओवा के बनने की क्रिया को हम कहते हैं oogenesis। अर्थात मेल गैमीटोजेनेसिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमीटोजेनेसिस इज कॉल्ड एज oogenesis। स्पर्म और एग जब बन जाते हैं, तो चूंकि इस एग में पावर ऑफ मूवमेंट नहीं होता, तो वहां तक स्पर्म को जाना पड़ता है, और इस काम के लिए ईश्वर ने स्पर्म को चलने के लिए टेल फाइबर दे रखा है। तो टेल फाइबर की मदद से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में सीमेन में तैर करके ये सीधे पहुंचते हैं अंडे तक। और फर्टिलाइजेशन का जो साइट होता है ह्यूमन फीमेल में, आपको मालूम है कि फैलोपियन ट्यूब होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसी तरीके से दुनिया के और एनिमल्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, मोस्टली उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पर गैमीट्स को तैर कर पानी में तैर करके अंडे तक पहुंचना होता है। और अब चूंकि पानी में एक एनिमल तो होता नहीं है, वहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां एनिमल्स की पाई जाती हैं, और सब अपने अपने अंडे पानी में डालते हैं, सब अपने अपने स्पर्म पानी में डालते हैं।
लेकिन ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत इस दुनिया को बनाया है कि किसी भी जीव का स्पर्म अपने बिरादरी के अंडे को पहचान लेता है। ऐसा नहीं होता है कि फ्रॉग का स्पर्म मछली के अंडे को फर्टिलाइज कर देगा, नो, प्राइमा फेसी रिजेक्ट हो जाएगा वो। इसलिए क्योंकि यहां जो रिकॉग्निशन हो रहा है, अंडा स्पर्म को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये हमारी अपनी बिरादरी का है। वहां पर भी जेनेटिक्स के बेसिस पर ही ये सारा काम होता है। जीन के आधार पर अपनी बिरादरी के स्पर्म को पहचानता है अंडा और उसी को रिसीव करता है, उसी को एंट्री करने की परमिशन देता है और उसी के साथ फर्टिलाइज होता है। तो इस प्रकार से जो दुनिया के ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। दे लीव देयर गैमेट्स इन वाटर, अपने युग्मकों को पानी में डाल देते हैं, स्पर्म पानी में तैरकर अंडे तक पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो दो प्रकार के एनिमल हो गए, एक ऐसे जिनमें की फीमेल की बॉडी में स्पर्म डाला जाता है और फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्पर्म पानी में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, अंडे भी पानी में होते हैं या फीमेल के शरीर में। तो इस प्रकार से पानी में तैरकर स्पर्म जो होता है वो अंडे तक पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन करता है, राइट। कुल मिलाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली स्टेज गैमीट फॉर्मेशन, दूसरा गैमीट ट्रांसफर। अब तीसरी स्टेज ये है कि मेल जब फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा तो उसके साथ फ्यूज करेगा, इसका न्यूक्लियस उसमें शिफ्ट हो जाएगा और इस प्रकार से स्पर्म का 23 क्रोमोसोम जो पुरुष का था वो स्त्री के अंडे में पहुंच गया। इसी प्रकार दुनिया के अन्य एनिमल में स्पर्म जो होता है वो न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देता है अंडे में। इस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन एंड एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या होता है? एम्फीमिक्सिस में दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, बन जाता है जाइगोट। और यहां से फिर अब चूंकि ये एक सेल का जाइगोट बना है जिसमें कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि n लेके आया स्पर्म, n लेके आया एग, दोनों मिलकर हो गए 2n और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होने जा रहा है जिसको हम ऑफस्प्रिंग या संतान कहते हैं। ओके, अब आपको मालूम है कि मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स ने अपने बच्चे के लिए एक एक कोशिका को कंट्रीब्यूट किया है, एक एक सेल दिया है और इस सेल में लोड करके अपने सारे कैरेक्टर्स को अपने सिंगल जीनोम अर्थात 23 क्रोमोसोम के माध्यम से भेजा है। नाउ द सेम हैपेंड इन फीमेल आल्सो। तो माता और पिता दोनों मिल करके अपनी संतान को एक एक सेल कंट्रीब्यूट करते हैं और उस सेल में रख देते हैं अपने शरीर के 23 क्रोमोसोम्स और उन पर लोड होते हैं उनके शरीर के समस्त लक्षणों के रिप्रेजेंटेटिंग जीन होते हैं। तो इस प्रकार से पुरुष ने अपने शरीर के सारे कैरेक्टर को 23 क्रोमोसोम पर लोड करके स्पर्म में रख दिया और कहा भैया जाओ और जाकर के हमारी संतान का निर्माण करो। इसी प्रकार से मदर ने भी अपने शरीर के समस्त लक्षणों को 23 क्रोमोसोम पर लोड कर दिया है, अंडे में रख दिया है और कहा तुम जाओ और हमारी संतान का निर्माण करो। इस प्रकार से दोनों पेरेंट्स से उनके गैमीट से मिल करके एक संतान का निर्माण हो रहा है। नाउ यहीं से जेनेटिक्स स्टार्ट होती है। जेनेटिक्स कहां से स्टार्ट होती है? यहीं से। मैंने क्या बताया यहां पर? सीधा डेफिनेशन, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेरेंट कैरेक्टर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ऐसी क्रिया विधि जिसमें कि किसी भी माता पिता के लक्षण संतान में ट्रांसफर हो रहे हैं, इस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस। बात समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न यह है कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं ईमानदारी से हो भी रहे हैं या नहीं। अगर ईमानदारी से हो रहे हैं तो जो संतान है उसमें अपने पिता के 50% लक्षण हैं, सारे लक्षणों का जीन है। इसी प्रकार से मदर से सारे लक्षणों का जीन है, तो डबल कैरेक्टर तो बनेगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी भी संतान में 2 नाक बन जाएगी, किसी भी संतान में 2 मुंह बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। माता के शरीर से भी उनके माउथ बनने वाला जीन प्राप्त हुआ तो पिता का भी मुख वाला जीन प्राप्त हुआ। दोनों में से कोई एक ही करता है, दूसरा शांत रहता है। इस प्रकार से संतान कुछ प्रतिशत कैरेक्टर अपने पिता का शो करता है और कुछ प्रतिशत कैरेक्टर अपनी मां का शो करता है। इस तरह से संतान अपने माता और पिता इन दोनों का मिक्सचर होता है और हम ऐसे संतान के लिए टर्म यूज करते हैं जेनेटिक्स की भाषा में, इसको हाइब्रिड कहते हैं, हिंदी में इसको संकर वर्ण कहते हैं और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा फूहड़ शब्दों में इसको दोगला कहते हैं। हम दोगला यूज नहीं करेंगे, दोगला नेताओं की भाषा में यूज होता है।
हम एक अच्छे टीचर के नाते आपको दोगला टर्म यूज करने की सलाह नहीं देते, मतलब लेकिन उसका वही होता है, डुअल पेरेंटेज। डुअल पेरेंटेज, दोहरा पेरेंटलशिप, क्योंकि दो पेरेंट मिल करके आपके शरीर का निर्माण कर रहे हैं। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ पेरेंट्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ द पेरेंटल कैरेक्टर्स ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। वेरी सिंपल आंसर, थ्रू द गैमीट्स। प्रश्न ये है कि ये गैमीट्स बनते कैसे हैं? वेरी सिंपल आंसर, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवीजन। अगेन प्रश्न ये उठता है कि ये गैमीट ये क्रोमोसोम्स को लेकर के संतान में जाते हैं और इन्हीं पर जीन बैठा होता है। अब प्रश्न यह है कि जीन है क्या और कहां बैठा होता है? हम बता देंगे जीन आपके लक्षणों का निर्धारक है, वो क्रोमोसोम पर बैठा हुआ है। तो ये तो बहुत मोटा आंसर हो गया जिससे आपका काम चलने वाला नहीं है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जीन और क्रोमोसोम, चलो भैया मान लेते हैं कि क्रोमोसोम पर जीन बैठा है। प्रश्न ये है कि ये जीन है क्या, इसकी बनावट क्या है, इसका क्रोमोसोम से संबंध क्या है। ये सारी चीजें आपने इंटरमीडिएट में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लिया होगा। तो इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे थे। अब आप समझ गए होंगे कि इनहेरिटेंस अर्थात माता और पिता के लक्षण संतान में जाएंगे, क्रॉस होगा, यहां से एक जाइगोट बनेगा। इस सेल का नाम होगा जाइगोट, जिसमें 23 प्लस 23, अगर हम मनुष्य की बात करें n प्लस n इक्वल्स टू 2n, यह सेल आपकी जाइगोट कहलाएगी। और इसी जाइगोट से किसका निर्माण होगा? इस जाइगोट से ऑफस्प्रिंग का निर्माण होगा, यह संतान बन जाएगी। कैसे? माता और पिता ने अपने शरीर से एक एक सेल अर्थात गैमीट को दिया। माता के गैमीट को फीमेल गैमीट एग कहते हैं, पिता के गैमीट को मेल गैमीट स्पर्म कहते हैं। दोनों ने मिलकर जाइगोट बनाया। इन्होंने n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया जिस पर इनके समस्त कैरेक्टर उपस्थित हैं 23 क्रोमोसोम पर। इन्होंने 23 क्रोमोसोम दिया जिस पर इनके शरीर के सारे लक्षण मौजूद हैं। ये सारे लक्षण इन दोनों कोशिकाओं पर सवार होकर मिलते हैं और इस एक सेल का निर्माण करते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। इसी जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान इस संतान का निर्माण होता है। तो इस संतान के शरीर में जो भी जीन आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? ये जीन उनके माता पिता से प्राप्त हो रहे हैं। अब ये ट्रांसफर हो गए तो इनहेरिटेंस हो गया। हमें यही पढ़ना है कि इस इनहेरिटेंस में हुआ क्या, और अगर इनहेरिटेंस हुआ तो कैरेक्टर 100% संतान में पहुंचे सही ढंग से या बदलाव हुआ। अगर बदलाव हुआ तो संतान अपने माता पिता का आइडेंटिकल नहीं होगा। जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने अभी आपको अपने शुरुआती लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। प्रथम दो कौन कौन? वेजिटेटिव और एसेक्सुअल अगर होते हैं तो वहां पर मियोसिस नहीं होता, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, नए कॉम्बिनेशंस अपीयर नहीं करते जीन में, इसलिए संतान अपने माता पिता का आइडेंटिकल होता है, जिसको क्लोन कहा जाता है, एग्जैक्टली अपने माता पिता जैसा होता है। लेकिन जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमीट बनेगा, मियोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के चांस बनते हैं और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही आधार होता है इनके लक्षणों में बदलाव का। इसलिए कोई भी संतान जो पैदा होती है वो अपने माता पिता की एग्जैक्टली उसी के जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ संतानें ऐसी होती हैं जो देखने में अपने माता पिता जैसी एग्जैक्टली होती हैं। फिर भी आप जान लीजिए कि अगर कोई अपने माता पिता जैसा एकदम दिख रहा है, उनके चेहरे की बनावट अपने पापा या मम्मी पे गई है, किसी एक पेरेंट पर जाएगी, पापा और मम्मी का या तो कुछ मिक्स कैरेक्टर आएगा, जैसे होंठ की बनावट मम्मी पर है, नाक की बनावट पापा का है, इस प्रकार का मिलेगा। तो यह जो बच्चा होगा ये केवल सिंगल पेरेंट से तो प्राप्त नहीं हुआ, दोनों पेरेंट से प्राप्त हुआ है, तो जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसी को वेरिएशन कहा जाता है, बदलाव कहा जाता है। यानी रमेश कुमार का लड़का राजेश कुमार अगर पैदा हुआ है तो राजेश कुमार रमेश कुमार के चेहरे पर एग्जैक्टली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज जरूर रहेगा। इसी को वेरिएशन कहा जाता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब संतान का निर्माण होता है तो होने वाले जो बदलाव होते हैं उनको वेरिएशन कहा जाता है। इस प्रकार से दो टर्म आपके सामने आ गए, एक का नाम इनहेरिटेंस है और दूसरे का नाम वेरिएशन है। और इनहेरिटेंस और वेरिएशन को स्टडी ब्रांच में जिसमें करते हैं, साइंस की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा जिसमें इनहेरिटेंस यानी वंशागत और विभिन्नताओं का यानी वेरिएशंस का अध्ययन करते हैं, हम विज्ञान की इस शाखा को जेनेटिक्स कहते हैं। यस, अब आप समझ गए होंगे कि इन जेनेटिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस
and the mechanism of variations. What are the causes of variations among the organisms? अब आप कहेंगे कि वेरिएशंस में एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की विधि से जो संतानें पैदा हो रही हैं वो उनमें इवोल्यूशन की क्रिया नहीं होती। इवोल्यूशन का मतलब समझते हैं, बदलाव के द्वारा नए लक्षण उत्पन्न होना, जिससे कि पैदा होने वाली संतानें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माँ बाप से लक्षणों में भिन्न हो जाती हैं और एक लंबे समय के बाद आपको दिखता है, अगर आप कई पीढ़ियों का अध्ययन करें, 10 पीढ़ी का अध्ययन करें, तो 10वीं पीढ़ी की संतान पहली पीढ़ी का जो ग्रैंड पेरेंट होगा उससे मैच नहीं करेगा, बहुत बदलाव दिखेंगे। इन्हीं छोटे छोटे वेरिएशंस को क्यूमुलेटिव ढंग से देखने का काम किया वैज्ञानिक थे जिनका नाम डार्विन था। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, ग्रेट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ इवोल्यूशन, जिन्होंने वेरिएशंस पर फोकस किया कि ये वेरिएशंस संतान में एक्यूमुलेट करके एक बड़े बदलाव का कारण बनती है, नई स्पेसीज की उत्पत्ति होती है। आपने सुना होगा डार्विन का सिद्धांत क्या था, इवोल्यूशन में पढ़ के आए इंटरमीडिएट में, क्या कहा था वहां ये कहा था कि वेरिएशंस, विभिन्नताएं, दीज आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। जीवों में छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं जो सब इकट्ठा हो करके बड़े बदलाव का कारण बनते हैं और नई स्पेसीज का निर्माण होता है। इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। और इवोल्यूशन की इस प्रक्रिया के द्वारा आज हमारे इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की जीव जातियां पाई जा रही हैं। द ग्रेट बायोडाइवर्सिटी यू कैन ऑब्जर्व इन यूनिवर्स, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, lakhs of species of insect you can see, lakhs of algal species you can see, lakhs of varieties of fish, you know, क्योंकि आपको मालूम है कि कार्डेट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मछली की है, बहुत ज्यादा संख्या में मछलियां प्राप्त हो रही हैं, बहुत ज्यादा लाखों लाख की संख्या में इंसेक्ट्स आपको नॉन कार्डेट में दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पौधों की वैरायटीज आप देख रहे हैं, इवन की अभी मैंगो, इस समय आम का सीजन चल रहा है, आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के आम आपको अलग अलग टेस्ट के मिल रहे हैं। कुछ कॉमन है, लंगड़ा है, सफेदा है, चौसा है, दशहरी है, खा रहे होंगे इस समय, सबका टेस्ट अलग अलग होगा। ये वेरिएशन है। केवल आप इन्हीं की बात मत करिए, गांव में न मालूम कितनी वैरायटी के पेड़ हैं, सबको अपने अपने लोकल लैंग्वेज में, आप किसी को मालदावा कहते हैं, किसी को बहेरिया कहते हैं, किसी को टिकोरवा कहते हैं, है कि नहीं? ऐसे तमाम अलग अलग नाम सबके रखा है, मालदावा रखा है। तो ये जो आम की तमाम वेराइटीज हैं, इसी तरीके से चावल की तमाम वेराइटीज हैं, इसी तरह से और भी गन्ने की तमाम स्पेसीज हैं। आलू देखो सफेद मिलता है, लाल वाला मिलता है, गंजी देखो सफेद मिलती है, लाल मिलती है, पौधों में भी गुलाब में ही अलग अलग वैरायटी के देखो फूल लगे हुए मिलते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि ये सब वेरिएशंस का परिणाम है। इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, राइट? तो इनहेरिटेंस के कारण अगर वेरिएशन हो रहा है, और होना भी चाहिए, इसीलिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लिविंग स्पेसीज प्रीफर टू रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ अदर पार्टनर इज अवेलेबल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट प्रिफर्ड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑर्गेनिजम्स हैव टू प्रोड्यूस द वेरिएशंस। जो भी संतान पैदा होती है वो अपने माँ बाप से सुपीरियर होकर निकल रही है, इट इज बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकर वर्ण पैदा हो रहे हैं, और संकर वर्ण जो होते हैं अपने पेरेंट्स से थोड़ा ज्यादा एडवांस होते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो वेरिएशंस का अपना एक महत्व है जो कि इवोल्यूशन का आधार बन रहा है, और इवोल्यूशन की वजह से ही संसार में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों वाले जीव पैदा हो रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है ताकि इनहेरिटेंस हो, इनहेरिटेंस हो तो वेरिएशन हो, वेरिएशन होगा, बदलाव होगा तो नई जातियां पैदा होंगी, नई जातियों के पैदा होने की कहानी को इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन के कारण जो बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, इससे नई प्रजातियां पैदा हो रही हैं, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत अच्छी हो रही है। उम्मीद करिए कि इस धरती पर केवल आप होते, उम्मीद करिए इस धरती पर केवल आप होते और कोई जीव नहीं होता तो आपका सर्वाइवल संभव नहीं था। इस धरती पर पौधे नहीं होते, ऑक्सीजन नहीं छोड़ रहे होते तो आज आप जिंदा नहीं होते। आप आज इसलिए जिंदा हैं क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन आपको मिल रही है इसलिए क्योंकि पेड़ पौधे हैं, आपको पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त हो रहा है, बिकॉज यू आर हेटेरोट्रॉफ। यू कैन नॉट सिंथेसाइज योर फूड, यू कैन कुक योर फूड। भोजन पका सकते हैं, बना नहीं सकते। यहां पर कार्बन का एसिमिलेशन यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना पौधों का काम है। आप कर लेंगे क्या अपने दम पर? आज अगर इस दुनिया में पौधे नहीं होते तो आपके अस्तित्व को खतरा था, आप रहते ही नहीं, ये सोचने के लिए भी। इसलिए बायोडाइवर्सिटी जरूरी है।
आपको पेड़ पौधों से तमाम प्रकार की दवाइयां प्राप्त हो रही हैं, भोजन के तमाम प्रकार के फ्रूट्स प्राप्त हो रहे हैं, ड्रग्स प्राप्त हो रही हैं, जिनका उपयोग कहीं ना कहीं करते हैं। आयुर्वेद आपका पूरा प्लांट्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी पर आधारित है। पेड़ पौधों के जो रस निकल रहे, गिलोय से निकलने वाला रस आप में पैरासीटामोल की तरह काम करता है, आपको आप में बुखार नहीं होने देता है। तमाम प्रकार के जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव हैं, इनमें से ढेर सारे आपके लिए हानिकारक हैं, तो कुछ फायदेमंद भी हैं। वो आपको एंटीबायोटिक तैयार करके दे रहे हैं। वो अपने उनके द्वारा जो होने वाली बीमारियां हैं, तो अपने मौत का रहस्य आपको बता दिए हैं। और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक आपको लगा देते हैं, तो किसी भी बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है साहब। अगर ये जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती तो आज आप नहीं होते। आपको पहनने के लिए कपड़े पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, भोजन पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, दवाइयां पौधों से प्राप्त हो रही हैं। कहां आप अकेले रह लेंगे अपने दम पर? इसलिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी जरूरी है। तमाम प्रकार की मेडिसिन, राउल्फिया सर्पेंटाइना, राउल्फिया वोमिटोरिया नाम के ये प्लांट्स आपने पढ़ा होगा। इनसे निकलने वाली ड्रग्स, सर्पेंटाइन ड्रग, आपको पता है राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होता है, और मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए इनसे टेबलेट बनाए जाते हैं, दवाइयां बनाई जाती हैं। ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसलिए जेनेटिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आनुवंशिक बदलाव से नई नई प्रजातियां पैदा हो रही है। उम्मीद है कि हमने बहुत थोड़े में आपको जेनेटिक्स के महत्व को समझाया है कि अगर आपका सर्वाइवल पॉसिबल है तो इट इज बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप संसार में इतनी बायोडाइवर्सिटी देख पा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। और वेरिएशंस इसलिए हैं क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि गैमीट बन रहे हैं, और गैमीट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके संतान का निर्माण करना है। सब एक दूसरे से लिंक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं, आज हमें उसका डिटेल पढ़ना है। अब बिना समय गंवाए हुए हमें चलना है। आपको हमने इसका महत्व समझाया कि जेनेटिक्स हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कैलकुलेशंस हैं और कुछ इंटरेस्टिंग केसेज हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा, लोग मजाक करते हैं कि ये बच्चा उनका तो नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं उन्हीं के जैसा है। जो पढ़े लिखे नहीं है जेनेटिक्स, वो भी उस पर तर्क वितर्क करते हैं कि किसी का बच्चा अपने माँ बाप जैसा कैसे है, अरे नहीं इनका तो बच्चा नहीं हो सकता, ये भैया दूसरे का है किसी का। मजाक करते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चा कहता है नहीं मैं अपने माँ बाप का हूँ। कैसे पता लगता है? इसको प्रूव किया जाता है। कैसे? उनके डीएनए का मिलान करके। बात आ गई डीएनए की, जेनेटिक मटेरियल की। जीन किससे बना हुआ होता है? जेनेटिक मटेरियल से। यस, यहीं से अब हम शुरू करेंगे कि हमारा जीन जो होता है, कैरेक्टर्स का निर्धारक जीन होता है। जॉनसन ने डिफाइन किया था जीन को, जीन टर्म दिया था इन्होंने। और जेनेटिक्स की शुरुआत बहुत ही महान वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल के साथ हुई है। ग्रेगर जॉन मेंडल का इतिहास तो मैं समझाने नहीं जा रहा हूं, आप पढ़े हैं किताबों में अर्लियर स्टेज में। आपको मालूम है कि वो एक पादरी थे, उनके पिताजी, और खेतों में वो गए थे काम करने। वहां पर मटर के पौधे पर उन्होंने गहन अध्ययन किया। मटर के पौधे में होने वाले तमाम बदलाव को उन्होंने देखा। मटर के पौधों में फूलों का रंग देखा। मटर के पौधे में लंबाई को उन्होंने देखा कि कुछ पौधे बहुत लंबे हैं, कुछ बौने हैं। यह भी देखा कि फूल उनके टिप पर हैं या फिर उनके एक्साइल में है, कक्ष में स्थित है। कक्ष क्या होता है? जहां से स्टेम से पत्ती निकलती है, तो स्टेम और पत्ती के बीच की जगह से फ्लावर निकलेंगे, तो एक्साइल पोजीशन होगा, एक्सिलरी पोजीशन होगा। मटर के बीज का आकार देखा, गोल है या झुर्रीदार है, और दोनों बीज आप देख चुके हैं, ये विजुअल अपनी लाइफ में आपने देखा होगा। मटर का बीज पीले कलर का है या हरे कलर का है, ये वेरिएशंस है। तो विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स और उनमें होने वाले वेरिएशंस को मेंडल ने मटर के पौधे में स्टडी किया था। फिर उसने देखा कि साहब ऐसा कैसे हो जाता है कि मटर का ही पौधा है, कोई फली बहुत लंबी है, कोई छोटी सी चुचकी हुई है। फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, कोई फली हरे रंग की है, कोई पीले रंग की है, ये कैसे दिखाई दिया? उसने देखा अपनी आंखों से, क्योंकि उसने स्टडी किया फील्ड में। तो देखा कि मटर के पौधों में इतने अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार जीन है, लेकिन वो जीन के बारे में उस समय मेंडल नहीं जानते थे, क्योंकि इनके समय में जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये कहा कि संतान माता पिता से उत्पन्न होती है, और संतान के जो लक्षण होते हैं
वो उनको उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं। क्योंकि संतान का शरीर अलग है, माँ का शरीर अलग है, तो ये कैसे होता है कि माँ का शरीर का लक्षण उठकर बच्चे में कैसे चला जाता है? तो इसको लेकर जाने वाली कोशिकाओं में कुछ फैक्टर्स होते हैं। इन्होंने जीन को फैक्टर कहा था, कारक कहा था उस दौरान, क्योंकि मेंडल वाज नॉट नोइंग अबाउट द डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम, क्योंकि इन सारी चीजों की डिस्कवरी मेंडल के मरने के बाद हुई थी। उस समय तक संचार के बड़े अच्छे साधन नहीं थे। आजकल क्या हो रहा है? आजकल तो मीडिया के, सोशल मीडिया के तमाम साधन है, एक सेकंड के अंदर आप वायरल कर देते हैं कोई भी चीज। लेकिन मेंडल के समय में वायरल करने का कोई डिजिटल माध्यम था ही नहीं। और उस समय, उसके समय में कुछ इक्के दुक्के पेपर ऊपर पब्लिश हो रहे थे, उसकी भी फैसिलिटी वहां पर उन तक नहीं पहुंची, ये अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं थी। उन्होंने अपने इन सारी चीजों को लिखा, लिपिबद्ध किया, परंतु इनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई और दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने बहुत लंबे समय तक मेंडल के कंट्रीब्यूशन का कोई आइडिया किसी को नहीं था। तो हमें यहां पर मेंडल से स्टार्ट करना है। मेंडल ने जिसे फैक्टर कहा था वो जीन है। हमें जीन की कुछ बेसिक आइडिया अगर हो जाए तो मेंडल के नियमों को समझ पाएंगे। तो कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। आनुवंशिकी में विभिन्न प्रकार की शब्दावली है जिनके बारे में हमको जानना है कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। तो जब तक हम इनका बेसिक नॉलेज गेन नहीं कर लेते तब तक हमको जेनेटिक्स के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो चलिए और अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल, मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था, हकीकत में वो क्या है। हम मेंडल पर आएंगे, मेंडल के नियमों को पढ़ेंगे, सारी चीजें, लेकिन मेंडल के नियम को समझने के लिए पहले हम योग्य तो हो जाएं। अभी हमें ही नहीं पता है कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो लेट्स कम एंड सी व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट? You have studied in your early class that the genetic material is DNA, राइट? आपने जेनेटिक मटेरियल इंटरमीडिएट में पढ़ा है, इसको डीएनए कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट्स फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह जो डीएनए है, आपने कक्षा 6 से इसको पढ़ा होगा, बहुत अर्ली स्टेज से पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं है और हम इसका डिटेल बताने भी नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक्स लेकर के चलते हैं यहां से। डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। एक न्यूक्लिक एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, जस्ट लाइक दैट इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ केमिकल। डोंट बी कंफ्यूज्ड। आपको इस बात के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डीएनए जिंदा मटेरियल है, लिविंग नहीं है। डीएनए एक प्रकार का मटेरियल है, केमिकल है, जो आपको लिविंग बनाता है, आपको जिंदा रहने का आधार है ये। तो इटसेल्फ जेनेटिक मटेरियल इज नॉट लिविंग, बट विदाउट दिस नो कैन बी लिविंग। बिना डीएनए के कोई जिंदा नहीं रह सकता, राइट? अब हम इस डीएनए की अगर बात करें तो आपको ये तो पता ही है कि डीएनए जो होता है वो ऐसा दिखता है। पढ़ा है आपने इंटरमीडिएट में, डीएनए ऐसा दिखता है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, आपने ये भी पढ़ा है। और आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दूसरी यूनिट में आप डीएनए के बारे में और जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। हम आपको यहां थोड़ी सी बात बताकर जेनेटिक्स में चलेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 स्ट्रैंड है। ये क्या है? ये स्ट्रैंड है डीएनए के, और ये भी स्ट्रैंड है डीएनए का, ये भी स्ट्रैंड है। एक डीएनए जो होता है, इस स्ट्रैंड की इसमें पोलैरिटी होती देखने को। इसका एक स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम वाला होता है, इंटर में पढ़ा है आपने, और दूसरा स्ट्रैंड इसका 5 प्राइम 3 प्राइम वाला होता है। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के बगल बगल स्थित हैं, इनको एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहा जाता है। क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, ये दोनों स्ट्रैंड जो यहां पर हैं इनको एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहा जाता है। ओके, यस।
तो ये जो जेनेटिक मटेरियल हमारा है, इसमें 2 स्ट्रैंड है, एक 3 प्राइम 5 प्राइम वाला है, दूसरा 5 प्राइम 3 प्राइम वाला है। और आपको मालूम है कि इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो नाइट्रोजन बेसेज के द्वारा है। कैसी बॉन्डिंग है? नाइट्रोजन बेसेज के द्वारा इनकी बॉन्डिंग है। अब ये नाइट्रोजन बेसेज कौन कौन से होते हैं, इंटर में इनके बारे में भी पढ़ा होगा। कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन बेसेज? एडिनिन, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन, जिसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन, इसको आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड साइटोसिन,